विद्यार्थियों, आज हमारा पाठ नेताजी का चश्मा, इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। हमने संक्षिप्त में देखा था कि इस पाठ में उन करोड़ों देशवासियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। देश के विकास में किसी न किसी तरह से, यानी उनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन देश के विकास में उनका योगदान है। इसमें बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों का भी योगदान है। इसमें जो इस नेताजी का चश्मा जो कहानी है, इसमें 3 पात्र है। एक है हालदार साहब, जो कि बहुत बड़ी या अच्छी कंपनी में काम करते हैं, जो उस कस्बे से महीने में 2 बार यानी हर 15वें दिन एक बार उस कस्बे से गुजरते थे। और दूसरा है पान बेचने वाला, जिसका स्वरूप बताया गया है कि वह बहुत मोटा है, उसकी तोंद निकली हुई है, काला है, मुंह में पान ठूसा हुआ रहता है, जब भी बोलता है तो मुंह में से पान थूकता है। तो इस प्रकार पान वाले का व्यक्तित्व बताया गया है। और तीसरा पात्र है हमारा कैप्टन साहब। कैप्टन साहब एक चश्मे बेचने वाला है, एक बूढ़ा लंगड़ा है जिसका पान वाला मजाक भी बनाता है, जिसके कैप्टन के हृदय में देशभक्ति की भावना रहती है। तो हमारा पाठ शुरू करते हैं हम। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। विद्यार्थियों, एक चीज़ ध्यान रखना कि हर पंक्ति में से क्वेश्चन बनाना, पढ़ते समय मन में क्वेश्चन बनाना और सोचना कि इसका आंसर ये है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पाठ के मध्य में से भी और पीछे से भी। और जो क्वेश्चन आते हैं वो अभिव्यक्ति परक क्वेश्चन आते हैं कि आप उसको किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे। तो हालदार साहब है जिन्हें किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के काम से हर 15वें दिन में एक बार उस कस्बे से गुजरना होता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। कुछ ही पक्के मकान थे, जैसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, यानी कुछ ही पक्के मकान थे। बाज़ार भी एक ही था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। यानी कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कुछ पक्के मकान थे, एक बाज़ार था, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, और 2 खुले हवादार सिनेमा घर थे, और एक ठो अव्यय शब्द है जो संख्यावाचक शब्दों के साथ लगाया जाता है। पूर्वी हिंदी में ये प्रचलित है। तो एक नगर पालिका भी थी। तो कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस प्रकार कस्बे का स्वरूप बताया गया है। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब नगर पालिका है तो नगर के विकास के लिए कुछ ना कुछ कार्य करवाती रहती थी। जैसे कभी सड़क को पक्की करवा देती थी, कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इस प्रकार नगर पालिका नगर के लिए, कस्बे के लिए कुछ ना कुछ कार्य करवाती ही रहती थी। इसी नगर पालिका की किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, यानी इस नगर पालिका में कोई कार्यकर्ता, कोई अधिकारी है जिसने शहर के मुख्य बाजार, एक ही बाजार था जिसके मुख्य चौराहा, जो मुख्य बीच जो जगह होती है, 4 रास्ते निकलते हैं, तो मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर मार्बल की एक प्रतिमा लगा दी सुभाष चंद्र बोस की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो देखो, यह है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और ये चश्मे वाला जो मूर्ति को चश्मा पहना रहा है, और इसके कुछ चश्मे लगे हुए हैं, फेरी लगाकर इन्हें बेचता है। तो ये छोटी सी ये जो मूर्ति है, इसके इतने से हिस्से के बारे में ये कहानी है। तो देखो, इसमें जैसे प्रश्न बन सकता है कि हालदार साहब कस्बे से क्यों गुजरते थे। तो कंपनी के काम के सिलसिले में उन्हें हर 15वें दिन कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे का स्वरूप, दूसरा नगर पालिका कैसे कार्य करवाती थी, और नगर पालिका के उत्साही बोर्ड के अधिकारी ने क्या काम किया। ठीक है, तो ये प्रश्न है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, यानी मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है
कि जो मूर्ति बनाने का निश्चय तो कर लिया, मूर्ति लगवानी है, लेकिन उन्हें देश में अच्छे मूर्तिकार हैं उनकी जानकारी नहीं है, और अच्छी मूर्ति बनवानी है उसमें कितना खर्चा आएगा इसका अनुमान भी उन्हें नहीं है। और उपलब्ध बजट से कई अगर अनुमान उन्होंने लगाया और उसका जितना उनके पास बजट है उससे कहीं ज़्यादा जो अनुमान लगाया लागत का वो बहुत ज़्यादा था, तो इसी ऊहापोह में, ऊहापोह कहलाता यानी नगर पालिका को समझ में नहीं आ रहा था कि मूर्ति कहाँ से किससे बनवाया जाए, उस पर कितना व्यय होगा। तो इसी उठापटक में उनका समय जो था वो नष्ट हो गया। तो काफ़ी समय ऊहापोह में और चिट्ठी पर पत्री यानी कि उन्होंने पत्र व्यवहार में जो काम समय लगाया उसमें उनका समय ऊहापोह में और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी कि वे काफ़ी सोचते रहे कि मूर्ति कहाँ किससे बनवाई जाए, कितना खर्चा आएगा, इससे ऊहापोह में उनका समय बर्बाद हुआ। और चिट्ठी पत्री यानी उन्होंने पत्र व्यवहार किया होगा, इसमें उनका समय व्यतीत हो गया होगा। इस कारण एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण कि बोर्ड की शासनावधि यानी उनका जो समय शासन का सरकार का जो समय था वो समाप्त होने वाला था। तो उस अंतिम घड़ियों में उन्होंने मूर्ति बनाने का कार्य किसी स्थानीय कलाकार को यानी स्थान विशेष का जो वहाँ कस्बा था, कस्बे के किसी कलाकार को ही मूर्ति बनाने का अवसर या मूर्ति बनाने का कार्य देने का निर्णय किया होगा। और ये कार्य किसे दिया गया, वहाँ के सिर्फ एक ही हाई स्कूल था, उसके इकलौते यानी एक ही ड्राइंग मास्टर थे, उनका नाम था मोतीलाल जी। ठीक है, मान लीजिए मोतीलाल जी। और उन्होंने क्या किया, महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक दी। पटक देने का आशय क्या है कि कोई भी काम अरुचि या अनमने ढंग से कर देना, पटक देना, उसे कहते हैं पटक देना। तो उन्होंने महीने भर में ही वो मूर्ति बना दी। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का अवसर देने का निर्णय क्यों किया होगा, और ये काम किसे दिया, और पटक देने का आशय क्या है। ठीक है, आगे देखिए। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जैसा कि हमने फोटो में देखा है कि ऊपर से टोपी पहनी है जहाँ से लेके कोट के 2 बटन तक इतनी सी लंबाई उसकी मूर्ति की थी, जिसे कहते हैं बस्ट, यानी छाती तक की मूर्ति थी वह, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन।